नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बड़ा सवाल। राज्यसभा की 55 सीटों पर 26 मार्च को होने वाले मतदान के लिए नामांकन शुक्रवार को समाप्त हो गए। उच्च सदन के चुनाव को लेकर सियासी दल राज्यों से केंद्र तक सियासी गुणाभाग में जुटे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी है तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने का भी कांग्रेस को नुकसान होगा। महाराष्ट्र की 7 और बिहार की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। बिहार में 5 में से 3 पर एनडीए और 2 सीटों पर आरजेडी की जीत पक्की है। पहले ये पांचों सीट एनडीए के पास थी। उधर आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सभी 4 प्रत्याशियों की भी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन बाकी सीटों का क्या? सियासी गणित के लिए यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों के जरिए समझेंगे किसके गणित का कहां होगा खेल और कैसे। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। झारखंड में और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव दिलचस्प हो गया है। झारखंड की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। जेएमएम के शिबू सोरेन का चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार लड़ाई दिख रही है। हालांकि आजसू के समर्थन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की उम्मीदवारी मजबूत दिख रही है। उधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक ने राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में उतरकर सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि यह साफ तौर पर सत्ताधारी दल के कांग्रेस और वाम दल के साझा उम्मीदवार को पटखनी देने की चाल है। दिनेश बजाज ने नामांकन का समय समाप्त होने से ठीक पहले अपना पर्चा दाखिल किया। इससे पहले दिन में टीएमसी की ओर से अर्पिता घोष और मौसम नूर ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जबकि पार्टी के 2 और प्रत्याशियों ने 11 मार्च को पर्चा दाखिल किया था। बीजेपी ने सहयोगी पार्टी के रामदास आठवले को छोड़कर पार्टी के वर्चस्व वाली सभी सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने कुमारी सैलजा और मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ नेताओं का टिकट काटकर दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह, शरद पवार, बिहार से हरिवंश नारायण सिंह और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुना जाना तय माना जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया पर सबकी नजरें टिकी है। दरअसल सिंधिया को कांग्रेस की पहली वरीयता प्राप्त सीट देने को तैयार नहीं थी और इसे दिग्विजय सिंह के लिए रखा गया था, जिसके चलते सिंधिया नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी से किनारा कर लिया और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार वेंटिलेटर पर आ गई है। 17 राज्यों की 55 सीटों में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार 5, ओडिशा की 4, आंध्र प्रदेश 4, गुजरात 4, असम में 3, राजस्थान में 3, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना में 2, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय और हिमाचल की 1-1 सीटों के लिए चुनाव होना है। 16 मार्च तक नामांकन पत्र की जाँच और 18 मार्च को नाम वापसी का आखिरी दिन है। 26 मार्च को शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतगणना और उसी शाम नतीजे घोषित होंगे। राज्यसभा में खाली होने वाली 55 सीटों में अभी बीजेपी के पास 15, कांग्रेस के पास 13, एआईए-डीएमके के पास 4, जेडीयू के पास 3, जबकि बीजेडी के पास 2 सीटें हैं। शेष सीटें अन्य दलों के पास हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने युवा चेहरे के रूप में प्रियंका चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा एनसीपी ने पार्टी प्रमुख शरद पवार, फौजिया खान, कांग्रेस से राजीव सातव और बीजेपी के डॉक्टर भागवत कराड़, उदयन राजे भोसले और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले चुनाव मैदान में हैं। राजस्थान से बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को टिकट दिया है। गुजरात से कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ से फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सभी 4 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। इसी तरह महाराष्ट्र की 7 और बिहार की 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। बिहार में 5 में से 3 पर एनडीए और 2 सीटों पर आरजेडी की जीत पक्की है। पहले ये 5 सीटें एनडीए के पास थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों एक दूसरे को शहमात के खेल में लगे हैं। इसी बीच झारखंड की तस्वीरें आपने देखा कि कांग्रेस में बगावत के सुर आ गए हैं। कांग्रेस के विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी साहब ने कांग्रेस के खिलाफ
बगावत का बिगुल फूंका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी सुप्रीमो की तरफ से कैंडिडेट नहीं दिया गया, प्रदेश प्रभारी की तरफ से कैंडिडेट दिया गया। बिहार में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है कि आरजेडी ने कांग्रेस को गच्चा दे दिया है। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति लगभग ऐसी है कि पश्चिम बंगाल में भी आर पार की लड़ाई है। इन सबसे अलग हटकर के कहा यह जा रहा था कि बिहार के जो 2 लोगों को, क्योंकि गुजरात में 4 सीटें हैं राज्यसभा की, तो बिहार के 2 लोगों को गुजरात में कांग्रेस एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां भी खेल कांग्रेस के गड़बड़ हो गए हैं। वहां अब 3 सीटों के लिए लगभग जीत तय दिख रही है बीजेपी की, और एक पर कांग्रेस को ही संतोष करना पड़ेगा। ये तो अभी जो सामने जो तस्वीरें दिख रही है उसके हिसाब से हम गणित कह सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल होगा, जो आमतौर पर राज्यसभा चुनाव में जो खेल होता है, जो बड़ा खेल होता है, जो पूरी दुनिया देखती है, उस तस्वीर को देखती है कि क्या पीछे किस तरह के सेटिंग होते हैं, और फिर जब मामला तस्वीर सामने आती है तो लोग सलाखों के पीछे तक पहुंचते हैं। उसको भी हम समझेंगे। लेकिन एक खबर और आ रही है। कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में भी लगभग कांग्रेस के सारे गणित को खराब कर दिया। वहां भी इक्वेशन गड़बड़ हो गया है। अब यह माना जा रहा है कि वहां भी कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ी फूट होगी, और वो फूट फिर बीजेपी में शामिल होगी। तो बीजेपी अपने तरीके से कहे कि पूरे इक्वेशन को सजा संवार रही है राज्यसभा चुनाव के लिए। समझेंगे मेहमानों के जरिए। हमारे साथ सबसे पहले मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे झारखंड से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी साहब, विधायक भी हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सीपी सिंह साहब, भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक भी हैं रांची के विधानसभा से, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से राजीव गुगलानी साहब, नेता बीजेपी के हैं, और अजय शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जरा इरफान अंसारी साहब, मैं जरा आपसे समझूं, क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार बोल रहे हैं कि ये सुप्रीमो के तरफ से, यानी न तो सोनिया गांधी के तरफ से है, न पूर्व सुप्रीमो आपके राहुल गांधी साहब के तरफ से दिया गया कैंडिडेट है। अब ऐसे में कैसे चुनाव, राज्यसभा का चुनाव कैसे जीतेगी कांग्रेस, क्योंकि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इरफान अंसारी साहब, आवाज आ रही है आपको इरफान साहब मेरी? चलिए, अजय शर्मा साहब, कहें कि एक तरीके से दिल्ली से लेकर के असम तक और इधर गुजरात तक बस खेल ही खेल हो रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। बिल्कुल सही कहा आपने। खेल ही खेल है, और ये जो मौजूदा स्थिति बनी है जी, उसको देखकर ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है किस तरीके से फंसी हुई है। हम उसको कहें एक दयनीय स्थिति में फंसी हुई है, और वो कुछ चंद ऐसे नेताओं के बीच में फंस गई है जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकती है। और इसका हमने जो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में फंस गई और उनको इग्नोर नहीं कर पाई, और उसका जो खामियाजा जो है हमने वहाँ देखा है। असम से भी यही आ रहा है। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इसका मतलब यह है कि अब मुझे लग रहा है कि गांधी परिवार क्या सिर्फ चेहरा भर रह गया, जो पुराने नेताओं को ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं या उनको कमांड नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़े मजेदार और दिलचस्प चीज अजय जी ये है कि गुजरात में जो 4 सीट के लिए हो रहे हैं, बीजेपी एनसीपी के कैंडिडेट पर दावे ठोक रही है कि वो उनके सपोर्ट में वोटिंग करेंगे। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। महाराष्ट्र में एंटी सरकार बनी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जिस तरह की स्थिति है, तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे झारखंड से जिस तरह की चीजें पिक्चर आ रही है, या असम से जिस तरह की चीजें आ रही हैं, बिहार से भी जा रही हैं। पांच नामांकन हो गए हैं, जहां पे माना जा रहा है कि भाई जब वो 5 ही चले जाएंगे राज्यसभा में। तो ये इस तरह की जो स्थिति है, तो एक दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रबंधन है वो काफी वीक है, और उसके अंदर जितने भी असंतुष्ट लोग हैं उनको जो है बीजेपी ने साध लिया, और यानी कि जोड़ तोड़ की राजनीति में, कूटनीति में बीजेपी जो है बहुत आगे निकल गई, जिसकी वजह से चाहे वो एनसीपी के लोग हों या किसी भी पार्टी से लोग हों, चाहे तोड़ के लाना पड़े, और उसको जो है हर हाल में राज्यसभा का चुनाव जीतना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो यानी कि हम जो समझ पा रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा या पार्टी के प्रति आस्था, वो सब एक तरफ है। सिर्फ और सिर्फ जो है सियासत में चुनाव जीतना है, चाहे वो
हम कहें जो आम जनता चुनाव में जो वोट डालती है, चाहे लोकसभा को राज्यसभा को, लेकिन यहाँ पे जो हम विधानसभा का, यहाँ पर राज्यसभा में एमएलएस को देख रहे हैं, तो वो भी उसी पैटर्न पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में इतने विधायक टूटकर आए हैं तो उसका तो फर्क जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा मॉडल बन गए हैं जो कि बाकी संतुष्ट नेताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप निकल कर बाहर आइए, और लोग निकल कर बाहर भी आ रहे हैं। तो इसका तो असर देखने के लिए मिलेगा हमें। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, जामताड़ा के विधायक हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इरफान साहब, स्वागत है आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी इरफान साहब, अब क्या बात बन रही, क्योंकि आपने एक दिन पहले भी एपीएन पर बड़ी खबर आपने ब्रेक की, आपने बताया कि आप साफ तौर से कह रहे हैं कि ये सुप्रीमो की तरफ से कैंडिडेट दिया गया नहीं है, प्रदेश प्रभारी की तरफ से आरपीएन सिंह साहब की तरफ से ये कैंडिडेट डिपोट किया गया है। ऐसे में जब कार्यकारी अध्यक्ष को नहीं पूछा जाता है, जब विधायकों को नहीं पूछा जाता है और कैंडिडेट दे दिया जाता है, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? आगे की क्या रणनीति होगी अब आपकी? बिल्कुल ये बात सही है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, विधानसभा चुनाव में जिनको टिकट दिया गया है जी, इस बार, वो चाहे राहुल जी को भी नहीं मालूम है और सोनिया जी को भी नहीं मालूम। ये बात सत्य है। और जिस प्रकार से आरपीएन सिंह साहब ने जो टिकट दे दिया, और ये टिकट लगा कि टिकट नहीं बल्कि एक अपमान है। यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ एक अपमान का बात हम तो कर सकते हैं, धोखा का बात हम कर नहीं तो शहजाद अनवर साहब भी तो अल्पसंख्यक ही हैं, उसी समुदाय से आते हैं जिनको आप कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव था, उस समय गोड्डा लोकसभा जो है वो हमारा परंपरागत सीट रहा है जी। वहाँ पर हमारे पिताजी फुरकान अंसारी साहब बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। और जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो 14 में से एक गोड्डा ही लोकसभा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर माइती लड़ता है। तो वहाँ अपनी जो सीट है वो अलायंस में लोगों ने मांग लिया कि हमको वो सीट चाहिए ही चाहिए जी। ऐसे में राहुल जी के सामने, और वहाँ पे सारे प्रभारी थे हमारे, और बाबूलाल मरांडी जो भाजपा में चले गए वो भी थे वहाँ पर जी। उनके सामने ये कमिटमेंट हुआ जी कि अब ये सीट छोड़ हम लोगों को दे दीजिए और हम लोग राज्यसभा में फुरकान जी को भेजेंगे। और जब राज्यसभा में सीट देने की जब बारी आई तो उनको नहीं दिया गया। ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया जो हमारी उम्मीद से विपरीत है, इतना हल्का कैंडिडेट है। और ये कहा गया कि नहीं हमने एक अल्पसंख्यक समाज को टिकट दिया है, समाज को खुश करने का काम पार्टी ने किया है। ऐसी बात नहीं है। ये समाज, मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार छला जा रहा है इस समाज को, सभी वर्गों के सभी पार्टियों ने छला है। मैं कहना चाहता हूँ राज्यसभा भेजने का कमिटमेंट हुआ था तो आप भेजिए, ऐसा नहीं कि आप टिकट दे दिए, अब जीत का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अच्छा इरफान साहब एक थोड़ा सा झारखंड से अलग हट करके मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से, आपके पिताजी ने भी, फुरकान अंसारी साहब ने भी बहुत कुछ कांग्रेस के लिए किया है। स्थिति लगभग ऐसी दिख रही है पूरे हिंदुस्तान में, अगर कांग्रेस की देखें, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप देखिए एनसीपी जिसके साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाती है कांग्रेस मिलकर के, वहां वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि वो तो उनके सपोर्ट में है। स्थिति लगभग असम में देखिए, असम में हेमंत बिश्वा शर्मा कल तक जो बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, जब से वो बीजेपी में गए तो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता पूरे नॉर्थ ईस्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। आज स्थिति यह है कि आज पूरा कांग्रेस कुनबा टूटने को तैयार बैठा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और असम में तो साफ तौर से दिख रहा है कि राज्यसभा चुनाव में बड़ा गेम, बड़ा प्लान है बीजेपी का। ऐसे में क्या कांग्रेस किस रास्ते पर चल रही है? बिल्कुल, मैं आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, फुरकान अंसारी एक कद्दावर नेता है। अगर वो राज्यसभा में जाते तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ बंगाल में भी इसका असर पड़ता, आने वाले दिन जो बिहार चुनाव है उस पर उसका भी उनका असर पड़ता। तो पार्टी हमको लगता है राहुल जी को सही फीडबैक नहीं जा पा रहा है, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और मैं झारखंड में बहुत विकराल स्थिति होने वाली है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, अगर यही हाल रहा, जिस तरह से हमारे प्रभारी महोदय जो गलत फीडबैक दे रहे हैं, मैं राहुल जी से समय मांग रहा हूँ, 3 साल से मैं समय मांग रहा हूँ जी। सोनिया जी से मिलने के लिए मैं समय मांग रहा हूँ। राहुल जी के समय में कई बार मैं मेल किए जा रहा हूँ, मैं सूचना भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नहीं बुलाया गया।
जिस दिन मैं मिलूंगा सारी बातों को मैं उनको अवगत कराऊंगा। कैसे पार्टी को हम लोग दिन रात पार्टी के लिए लड़ते हैं, करते हैं, जेल गए, और आज झारखंड में कांग्रेस पार्टी अच्छा की है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान फुरकान अंसारी का है। और ऐसे नेताओं को अगर हम बाईपास करेंगे और तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग संक्षेप कौन देगा हम लोग को? लेकिन लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फुरकान अंसारी साहब तो सिर्फ परिवार को बढ़ाने में लगे हैं, पुत्र को कह रहे हैं कि इरफान अंसारी साहब को तो विधायक बना ही लिया, अब क्या चाहते हैं वो? तो अब किसी और को क्या टिकट न दिया जाए राज्यसभा का? नहीं, मेरी बात सुनिए। हेलो जी जी। जो कमिटमेंट था उसको तो फुलफिल करना चाहिए। ये फुरकान अंसारी के कारण कई विधायक हम लोग जीते, और फुरकान अंसारी के उनके अंदर जो पोटेंशियल है जी, तो उनको यूज करना चाहिए पार्टी को। आप डिमोलाइज कर रहे हैं। मान लीजिए जो सीट फुरकान अंसारी के नाम पे था, आप किसी लड़की को टिकट दे दिए। हाँ। और जानिए इतना वो का, मैं तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए, अभी चुनाव है, इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, तो इसका प्रभाव भी तो पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट भी तो पड़ना चाहिए। और केवल खाना पूर्ति के लिए दे दिया, वॉक ओवर। आपने, मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया। फुरकान अंसारी को टिकट मिलता तो कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ थे, आज तो उनके साथ था सारे निधि। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की जीत तय है? आपको लग रहा है कि बीजेपी की जीत तय अब यहाँ से? ये वॉक ओवर दिया गया है, मैं ये कह सकता हूँ, वॉक ओवर दिया गया। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए जरा। मैं बीजेपी के नेता हमारे साथ बैठे हुए राजीव गोगलानी साहब। गोगलानी साहब, यही स्थिति दिख रही है, आप देख रहे हैं कि ऐसे ही लगभग जो कांग्रेस के सारे जो युवा बड़े नेता हैं वो सब यही कहते हैं कि सुप्रीमो से समय मांगा जाता है किसी समस्या पर बात करने के लिए, वो स्थिति वहां साफ ही नहीं हो पाती है। और जो स्थिति दिख रही है ऐसे में कि हर जगह एक तरीके से कहे कि कांग्रेस ने जो इक्वेशन को नहीं समझा, ये बीजेपी के लिए एक वॉकओवर है। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है गोगलानी साहब। देखिए, कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस निश्चित रूप से आज नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। जो अभी झारखंड से विधायक जी कह रहे थे कि सुप्रीमो से समय नहीं मिलता और 3 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेतागण है, जो गांधी परिवार है, वो 4-5-6 लोगों के बीच में घिरा हुआ है और वो उनको अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। और वो लोग नीचे जो स्थिति होती है उससे, जो नीचे का जो ग्रास रूट का वर्कर है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा अपने लीडर से। जबकि क्या कहते हैं, बीजेपी जो पार्टी है वो ग्रास रूट लेवल से लेकर और सीनियर अपनी जो नेतृत्व है उस तक पूरी तरह से कनेक्ट पार्टी है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा निश्चित रूप से जो हम देख रहे हैं, ये जो आज हालात बन गए हैं वो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उसके लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दोषी है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं, थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर करना चाहूंगा। मुझे जो लगता है पार्टी जो है नेतृत्व विहीन नहीं है, पार्टी के अंदर जो है पार्टी 2 धड़ों में बट गई है, युवा बनाम बुजुर्ग। क्योंकि ये ज्यादा सटीक लग रहा है। हाँ, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मामला है वो वही है क्योंकि वो राहुल गांधी के काफी करीब, राहुल गांधी के खेमे के जितने लोग हैं उनको साइड किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। ये कहते भी हैं लोग। संजय निरुपम ने कई बार कहा, बड़े मंच से कहा संजय निरुपम ने कि ये वो लोग जिनको टॉर्चर किया जाता है जो राहुल गांधी खेमे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए विलन देवड़ा कई बार उलझ चुके हैं जी, आप समझ सकते हैं। सचिन पायलट का नाम बार-बार, इरफान साहब खुद युवा हैं और ये उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इसलिए देखिए इनकी भी हालत ये है कि 3 महीने से समय मांग रहे हैं। तो जितने भी पुराने या बुजुर्ग नेता हैं जो कि सोनिया गांधी के करीबी हैं, और तो वो उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि बार बार राहुल गांधी की लेकर जो अटकलें लगती हैं ये, या उनका चर्चा में नाम आता है अध्यक्ष पद के लिए, वो पीछे हट जाता है। क्योंकि ये युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई हो गई है कांग्रेस के अंदर, और इस अंतर कलह का फायदा उठा रही है बीजेपी। और वो आपने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी। अगर पूरी करने देते तो मैं निश्चित रूप से इस बात पर आ रहा था कि जो युवा नेतृत्व है उसमें उसको हर लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस में दरकरार किया जा रहा है। जब ये मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जब रिजल्ट आया था उस टाइम जो डिजर्विंग सीएम के कैंडिडेट थे वो निश्चित रूप से आम जनता में भी और हर माध्यम से एक ही दिख रहा था कि क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश का सिंधिया जी का चेहरा दिखा के लड़ा गया है, वहां पे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का चेहरा था, और उनको पीछे हटाकर महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा के साथ जो चल रहा है, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है निश्चित रूप से
जो युवा नेतृत्व है उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है कि जैसे वो कोई सिस्टम को कैप्चर कर लेगा और जो पुराने परंपरागत रूप से जो कांग्रेस को मठाधीश घेरे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अपने लिए डर लगता है। मुझे लगता है, मैं ये बात आगे कहने वाला था अपने बीच नहीं में। नहीं, अब मुझे अजय जी, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे जो लगता है अजय जी कि देखिए, एक दौर में जिस दौर में राहुल गांधी को सुप्रीमो बनाया गया था पार्टी का, उस दौर में युवाओं को तवज्जो दिया गया था, आगे लाया गया था कि, लेकिन लगातार वो फेल्योर होते जा रहे थे। और जैसे ही सोनिया गांधी के सपोर्ट में वो कमान आया और फिर से सीनियर लीडर पर एक्सपीरियंस्ड, कांग्रेस तो यही कहती कि एक्सपीरियंस्ड लीडर को जैसे वो कमान दिया तो फिर से वो रिकवरी दिखी। मगर मध्य प्रदेश में हम जीते, जब ये जीते थे कांग्रेस, उस टाइम राहुल गांधी अध्यक्ष थे। उस टाइम राहुल गांधी ही अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब कांग्रेस जीती थी तो मुझे लगता है अगर ये स्थिति रही होती तो उस टाइम तो उनको मौका मिलना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी के सामने आने से युवा जुड़ा और उसका फायदा मिला, लेकिन जो अंदर खाने की जो राजनीति है, जो हम अंतर कलह कहते हैं, वहां पर जो एक अहम की लड़ाई शुरू हुई, युवा बनाम बुजुर्ग, और वो चलती रही। और शायद वो लोग जब वो धड़ा जीत गया तभी सोनिया गांधी सामने आई है। और सोनिया गांधी की जैसे कमान संभालते वो हमने देखना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी को ही शायद मुझे लगता है कि थोड़ा बैकफुट पर लाने के लिए प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया गया। और प्रियंका गांधी ने जैसे ही यूपी की कमान संभाली और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनको साथ में जोड़ा गया, वहां से एक मनमुटाव की जो मैं कहता हूं बीज जो है वो बोए गए और वो जो निकल के बाहर आया। इतनी बार हुआ। अब तो ये जो मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो मॉडल है ना, पूरे देश में गया है और पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर गया है। जितने भी संतुष्ट कांग्रेसी होंगे, ये जो भूचाल कांग्रेस के अंदर उठा है, ये भी शांत होने वाला नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है क्योंकि अगर एक सूबे के अगर कार्यकारी अध्यक्ष अगर विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि समय नहीं दिया जाता उन्हें सुप्रीमो से मिलने के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, सीपी सिंह साहब रांची विधानसभा से विधायक हैं और बीजेपी के कदावर नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, संपर्क टूट गया हमारा। इरफान साहब, अब क्या नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि सवाल तो यही उठता है कि ऐसे में आप शहजाद साहब को आप कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो जीत नहीं पाएंगे, तो जो बड़ा नुकसान होता दिख रहा है वो नुकसान तो संगठन को होता दिख रहा है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है। देखिए, ये सीट मैं कह सकता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोगों ने वॉकओवर दे दिया है उनको। और अब हम लोगों को विचार मंथन करना चाहिए, पार्टी को मंथन करना चाहिए। एक विधायक, मान लीजिए 3 साल से मैं राहुल जी से समय मांग रहा हूँ और मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर पीड़ा तो मुझे है। लेकिन ये बात मैं मीडिया में इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, राहुल जी मुझे बुला लें। जो प्रभारी हैं हमारे, वो न जाने कैसे, अभी हम लोग जीते तो उनको 16 सीट हम लोगों ने जीता झारखंड में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया जी। तो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है उसमें। हम लोग बहुत, हमारे जो समुदाय है काफी एग्रेसिव होकर कांग्रेस को वोट दिया और हम लोग के कहने पे दिया, ना कि प्रभारी के कहने पर। और प्रभारी जिस तरह से चाह रहे हैं, डील कर रहे हैं, पूरा संगठन यहाँ खराब हो रहा है, काफी विधायक नाराज है। आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ा स्वरूप तैयार हो रहा है और आने वाले दिन में आपको दिखेगा। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसी मामले को लेकर, और मैं राहुल जी से आज मिलूंगा, आज नहीं मिलूंगा तो कल मिलूंगा। और हमें लगता है हमें समय मिलना चाहिए, अब मिल जाना चाहिए समय, और मिलेगा, मैं अपनी बात को रखूंगा। पार्टी से बाहर नहीं हो, पार्टी है तभी हम लोग हैं, लेकिन पार्टी आंखों के सामने बर्बाद हो। अभी चुनाव है, बंगाल चुनाव है, बिहार चुनाव है, क्या मैसेज जाएगा बताइए। पूरा समाज अभी हम लोगों को गाली दे रहा है, हजारों फोन आ रहे हैं हमारे पास, कैसा क्यों हुआ, कमिटमेंट हुआ था राज्यसभा में फुरकान अंसारी को भेजेंगे, एक कदावर नेता को भेजेंगे, उसके बाद हम जीतने के कगार पे भी नहीं है। हम केवल खाना पूर्ति किया गया एक समाज के लिए, वैसा तबका जो आपको सत्ता में लाने का काम किया है। तो इन सारी बातें को लेकर हम जा रहे हैं दिल्ली, और देखिए मिलते हैं फिर। मैं आपके चैनल में एक छोटा सा जी तो राजीव साहब, अब क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? ये जो ऑपरेशन लोटस जो हर जगह आप लोग जो चला रहे हैं, ये तो नया ही रंग दिखाते जा रहा है हर जगह। देखिए, जहां तक कांग्रेस की स्थिति है उस पर तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो आपके सामने ही है। वो कांग्रेस जो अपने अंतर कलह का निश्चित रूप से भाजपा इसका जो बेनिफिट होगा वो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका फायदा उठाना चाहेगी। बट मैं समझता हूं कि इस माध्यम से
या जो राज्यसभा की स्थिति बनती जा रही है, इस देश के लिए बड़ी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रांग सरकार इस देश को मिली हुई है, और अगर राज्यसभा में भी भाजपा का पूर्ण बहुमत आता है तो अच्छे से जो क्या कहते हैं कानून बनाने की जो संसद की व्यवस्था है, या पीछे देखा कि सरकार बहुत अच्छे अच्छे कानून लाकर लोकसभा में पास कराकर कहीं ना कहीं अभी एक दो तो दिक्कतें नहीं आई, मगर इससे पहले जब राज्यसभा में दिक्कतें आई तो मैं समझता हूं देश को वो दिक्कतें नहीं देखनी पड़ेंगी। नहीं, मुश्किलें आपके लिए भी, आप मानते नहीं है ना, दिक्कत यही है बीजेपी के साथ। अब देखिए, झारखंड का इक्वेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। झारखंड आप अकेले दम पर आप नहीं जीत सकते। जिस पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, आपको उसका समर्थन चाहिए। गुजरात आ जाइए, गुजरात में स्थिति वही है आपकी कि एनसीपी का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा वहां, और जो निर्दलीय हैं उनसे सपोर्ट लेना होगा आपको, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये स्थिति लगभग आपकी भी है। तो फिर कैसे, मतलब ये सारे जो विचारधारा है उसको साइड रख करके सिर्फ गणित पर काम होता है क्या? देखिए, लोकतंत्र के अंदर आप समझते हैं, अगर मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहूं तो गणित और संख्या का महत्व तो है, और राज्यसभा का जो अब इक्वेशंस बन रही हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश को एक स्ट्रांग सरकार देना। और स्ट्रांग सरकार देना किसी भी तरीके से नहीं, जरूरी है। अगर आप लोकसभा में स्ट्रांग है और राज्यसभा में जाकर कोई भी चीज वीक पड़ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। मैं समझता हूं आपके जो देखिए, जो मीडिया में जो खबर आई कि आपके गेम प्लान में तो ये भी कि क्रॉस वोटिंग करा देंगे आप कांग्रेसियों से, बाद में वो वोट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए फिर विन विन सिचुएशन है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मीडिया खबरें हैं, हो सकती है, ऐसी खबरें हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी क्यों? फिर सिर्फ मतलब इसलिए कि राज्यसभा में आपको संख्या अपनी ज्यादा चाहिए, इसलिए नहीं। इसका मतलब तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रांग पार्टी हो गई कि वो कांग्रेस में भी कुछ भी करा सकती है, एनसीपी में करा सकती है, और क्या कहते हैं अन्य दलों में भी करा सकती है। सत्ता है आपके पास, सत्ता की चाबी है आपके पास, ये सारे आपके पास सीबीआई है, अपने अंतर कलह के शिकार हैं, इनकम और ये टैक्स इनकी है, अपनी समस्याएं हैं, जिसका मैं समझता हूं भाजपा या उसकी कार्यप्रणाली से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, तो आपके पास ये सब जो है ना, एसेसरीज जो है, सरकार के जो एसेसरीज है, सीबीआई है, आईबी है, इनकम टैक्स है, ये सब पीछे छोड़ देते हैं तो लोग आपके पास चले आते हैं। नहीं कुछ तो फिर भाई झोली का, क्योंकि विधायक तो इसी ताक में बैठे रहते राज्यसभा चुनाव के समय कि भाई किसके जेब भारी हो जाए। मैं समझता हूं ये इस टाइप का आरोप तो किसी भी सरकार पे लगाना बड़ा सरल है। नहीं, ऐसी तस्वीर आती है ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसी रिपोर्ट आती है, ऐसी खबरें आती है और लोग जेल तक पहुंचते हैं, इसीलिए ये हम कह रहे हैं। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कह रहे हैं राजीव जी कि इस तरह की चीजें नहीं है, या लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती की बात तो है ही नहीं। यहाँ पर तो सियासत की खूबसूरती की बात हो रही है। सियासत जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना जानती है, चाहे वो किसी तरीके से जीता जा सके। यानी कि चुनाव जीतना है, सत्ता में बने रहना है, इसके लिए चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, वो पार्टियां कर रही हैं। यहाँ पर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है चाहे ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया, चाहे उसके ऊपर किसी भी तरीके के दाग लग जाए या कुछ भी लग जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उस सीट पे पहुंचना है जहां पर उसको पहुंचना है। तो चाहे हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आए, चाहे ऑपरेशन लोटस चलाया जाए, चाहे विधायक को खरीद फरोख्त का मामला हो, चाहे जोड़ तोड़ का मामला हो, चाहे गठजोड़ का मामला हो, चाहे तोड़ने फोड़ने का मामला हो, चाहे क्रॉस वोटिंग का मामला हो, जो भी अपनाना है, जो भी करना है करेंगे, लेकिन हमें वहां पहुंचना है। अब इसके ऊपर आप ये कहें कि लोकतंत्र की खूबसूरती, तो मैं तो नहीं मानता। तो यानी कि जो एक बात है जो सर्वमान्य है, वो सिद्ध हो जाती है कि सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है। यहाँ पर कोई चरित्र नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जिन्होंने वोट दिया वो अपने घरों में है या ऑफिस में कहीं जॉब कर रहे होंगे, वो सिर्फ बैठ कर देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। जिनको हमने वोट दिया और चुनकर भेजा, वो अब क्या कर रहे हैं। इसमें मेरा एक सवाल है कि माधवराव सिंधिया का जो प्रकरण है, दूसरी जो बात है कि जो भी इन्होंने कही राजीव जी ने कि
कानून बनाने को लेकर, यदि हम कहें कि कानून बनाने को लेकर ही ये सब कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत ही गलत चीज है फिर। यानी आपका जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र देने की बजाय, एक स्वस्थ एक सरकार देने की बजाय आप जो है कानून की तरफ फोकस कर रहे हैं कि कानून में हम कितना संशोधन कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, कि उसमें क्या आपका टारगेट वही है, वही है, सिर्फ कानून फोकस्ड हो गए। मैंने बीजेपी के जितने प्रवक्ताओं को सुना है वो सिर्फ कानून की बात करते हैं, कानून बनाने में आसानी रहेगी, कानून बनाने में आसानी रहेगी। यदि कानून बनाने में आसानी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो विपक्ष है, जो उसकी भूमिका शुरू होती है, जहां से विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, और वो अभी हमने जो देखा है पिछले 3-4 महीने में, वो एक बहुत ही जो है एक चिंता का मुद्दा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने कहा कि वॉकओवर दे दिया, यदि वॉकओवर दे दिया इसका मतलब यह कि हम ये कहें कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, आप वॉकओवर क्यों दे रहे हैं? आप आइए सामने फाइट कीजिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दीजिए, आप स्पर्धा होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो ये जो है लोकतंत्र के साथ ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता ये लोकतंत्र के साथ ठीक है। आपको जो है राजनीति में जो है लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से बयान कर रहे हैं कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, आप उसकी भयावह तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए कि आज माधवराज सिंधिया का जो प्रकरण है उससे बीजेपी का क्या लेना देना? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो प्रकरण है, या जिस तरीके से वो इतने पीछे 1-1.25 साल से जो कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, क्या उसके अंदर बीजेपी का कुछ लेना देना? अगर बीजेपी का ये था तो ये इतने दिन पहले क्यों नहीं हुआ? और जो आपने बताया क्या कहते हैं, महाराष्ट्र की जो स्थिति बताई, या सॉरी गुजरात की स्थिति बताई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, उन्होंने जैसे बीजेपी में शामिल हुए और वो उनका स्टेटमेंट जो है हेडलाइन बन गया, अब मैं देश के लिए काम करूंगा। तो 18 साल से क्या कर रहे थे? नहीं, देखिए ये हेडलाइन बन गया एकदम से, अब मैं देश के लिए जनसेवा करूंगा। तो ये क्या, इसके पहले आपको देश के लिए जनसेवा करने नहीं दिया जा रहा था, तो आपने 18 साल तक क्यों नहीं बोला था? क्यों नहीं बोला? तो ये अपने ये लोकतंत्र के साथ, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव हार गए, आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको जनसेवा नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक बात। तो ये मगर 1 साल से जो स्थिति थी, जिस चेहरे को लेकर एक चेहरा जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है, और जब वो सत्ता में नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। निश्चित रूप से नहीं, किसी के नाम पर नहीं लड़ा गया था, किसी के नाम पर नहीं था। आप पीछे जाएं और जो इलेक्शन कैंपेन था कांग्रेस का, और आप उसमें नंबर ऑफ रैलीज देखें, नंबर ऑफ रोड शोज देखें, और जो समर्थन देखें, वो जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला, वो मैं नहीं समझता किसी और नेता को मिला, क्योंकि वो अपने आप को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप खुद चर्चा कर रहे थे, उनको खुद लग रहा था कि वो एज ए सीएम उनको मौका चांस मिलेगा, क्योंकि वो राहुल गांधी के लॉबी से आते, तो उनको लग रहा था कि चांस मिल सकता है। और कल की तारीख में इरफान साहब को भी लगेगा कि झारखंड में अगर कुछ बड़ा करके इरफान साहब देते हैं, तो इरफान साहब को एक लीड करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता ना कि भाई राहुल गांधी की लॉबी, जैसा कि कह रहे हैं जो कांग्रेसी जो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी की लॉबी से आते हैं, इसीलिए हिट किया जाता है। मेरा यही कहना, अगर इसी से हम जब राजनीति को एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि युवाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और जिस ढंग से इसको उनको पीछे किया गया, तो निश्चित रूप से वो घुटन तो रहनी थी। और ये नहीं है कि उन्होंने 18 साल की बात करी है, उन्होंने एक संदर्भ में एक वो दिया, हम उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। और मुद्दा मेरा मेन वो था कि ये राज्यसभा चुनाव पे मैं वापस लाता हूं कि इन सारे प्रकरण जो लगातार हो रहे हैं, उनको एक सिरे से अगर जोड़ लेना, और चुनाव हो रहे हैं तो उससे जोड़ लेना, मैं समझता हूं कि ये एक मतलब अन्यथा एक आरोप ही है पार्टी के ऊपर, और पार्टी का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर एक सवाल उठा रहा हूँ जिस तरीके से, देखिए सोनिया गांधी जब आई थी, तब लोग छोड़ के जा रहे थे, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर हम शरद पवार की बात करें। और मैं जरा एक सवाल इरफान साहब से, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। इरफान साहब से जरा एक इंपॉर्टेंट सा सवाल एक पूछ लो। इरफान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? इरफान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करें अजय जी। तो उनके आने से जो है वो टूटन रुकी थी, और उसके बाद देखा कि पार्टी में जो है नई जान आई, उन्होंने बड़ा सही ढंग से उनको मैनेज किया और संगठित किया। लेकिन आज वही टूटन फिर से दिखाई दे रही है, और लोग छोड़ के जा रहे हैं, विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, फिर असम से जैसा आपने जिक्र किया, इधर से जिक्र किया। तो क्या एक तरीके से हम ये समझा जाए कि अब जो उनका जो कमांड है, जो मैंने शुरू में कहा, उनका जो कमांड है वो कमजोर हो गया है, और लोग जो टूट के जा रहे हैं, पार्टी धीरे धीरे बिखर रही है, और जो बुजुर्ग बनाम युवा की जो लड़ाई है, उस पर पार्टी जो टूट के बिखर जाएगी। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखें, कांग्रेस में जो कद्दावर नेता थे
वो कभी भी अपने में से किसी एक के ऊपर एक राय कभी भी नहीं हो पाए, और गांधी परिवार के पीछे ही उसको अपना परम वो मानते हुए उसके पीछे कांग्रेस लगातार चलती रही। और गांधी परिवार का एक स्ट्रांग नेतृत्व हमेशा उन्होंने देके कांग्रेस को अपने पीछे बांधे रखा। आजादी से लेकर और अब तक का इतिहास देखें, एक ये लंबा दौर है जब कांग्रेस सत्ता से दूर है, और आज गांधी परिवार की अपनी आपसी कला भी सामने लगातार निकल के आ रही है। तो मैं समझता हूं कि उसको, कांग्रेस को एक सूत्र में बांध ना रखने का जो सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास जो उनकी सबसे बड़ी क्या कहते वो थी, क्या कहते हैं मतलब खूबी थी, वो खूबी आज वो खत्म हो गई है। और निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस दरक रही है, वो मैं समझता हूं कि उसका कारण है। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है फिर यहाँ। निश्चित रूप से अगर वो है तो सिचुएशन तो अच्छी होनी ही चाहिए, देश का भी फायदा ही होगा उसमें। देखिए, पिक्चर तो वही दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी फायदे में दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना बेहद जरूरी है। और वो एक चिंता का विषय है कि यदि इस तरह की स्थिति रहेगी, विपक्ष के लोग ही टूट टूट कर जो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो अच्छा विपक्ष रहेगा कैसे? सवाल पूछेगा कौन? तो ये आलोचना करेगा कौन? ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जिनको राज्यसभा में दिया है, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेस से गए हैं वहां। बिल्कुल, उन्हीं को टिकट दे रही है, और फिर कहती है कि विचारधारा की पार्टी। ये कौन सा विचारधारा है? इसमें वही समझ में आता है परिवेश जी, यानी कि सवाल खत्म किए जा रहे हैं, आलोचना खत्म की जा रही है जी। तो जब सवाल ही ये नहीं होंगे, अपने आलोचना ही हडल्स खत्म कर ले रहे हैं ताकि एकदम स्मूथ सब कुछ चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहें कि राजनीति इसी को कहते हैं बिल्कुल आज के कहते हैं। परिप्रेक्ष्य में। हाँ बिल्कुल अजय जी, तो मैं तो इसको कहूंगा बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट राजनीति है ये आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी ही पॉलिटिक्स देखने। हाँ, देखिए, अगर आपका कोई विरोधी ही नहीं है तो आपको जो है शासन करने में आसानी है, आपको व्यवस्थाएं बनाने में आसानी है, आप हर चीज करने में आसानी है, यदि आप निरंकुश ना हो, यदि आप निरंकुश ना हो तो। लेकिन जो एक चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति रहती है विपक्ष होने से, तो विपक्ष का एक जो है मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। सवाल बरकरार रहे, आलोचना बरकरार रहे, यदि वही नहीं रहेगी तो चीजें खराब भी हो सकती है। बड़े लंबे समय से शत्रुघ्न सिन्हा साहब वेट कर रहे थे कि कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी, कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी, लेकिन वहां भी स्थिति बिल्कुल खत्म से होती दिख गई है। तो ऐसे कई कैंडिडेट थे जो हर पार्टी में वेटिंग लिस्ट में मतलब इसीलिए थे, चाहे आरजेडी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह साहब थे। देखिए, तो इस तरह के बड़े नेता थे जो वेटिंग में थे और अचानक से उनको खत्म कर दिया गया। झारखंड में देखिए, फुरकान अंसारी साहब बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, सुबोध कांत साहब बहुत कद्दावर नेता हैं, और इन दोनों को एक तरह से ये उम्मीद थी जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद लगा कि राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन स्थिति ऐसी बनकर के सामने आई कि दोनों में से किसी को कोई चांस ही नहीं दिया, पार्टी ने बात तक नहीं किया दोनों में से किसी से। देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें भी मैं खुद हैरान हूं, और मैं सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या है। क्योंकि एक तरफ तो कभी वो कहती है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों को सामने लेकर के आती है, दूसरी तरफ जब मौका आता है तो फिर वहां पर यही ऐसे ही इसकी टोपी उसके सर डाल दी जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही जो है एक ऐसी स्थिति है कि हमें भी सोचने में और समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि आखिरकार पार्टी की रणनीति क्या है, चाहती क्या है, या उसकी दिशा किस तरफ है। और हम जो दशा उसकी देख रहे हैं वो बहुत ही चिंतनीय है। मैंने इसमें जो सबसे पहले अपनी बात शुरू करते ही कहा था कि कांग्रेस आज नेतृत्व विहीन पार्टी है, और नेतृत्व के नाम पर वहां पर जीरो। मैं निश्चित रूप से आप अगर घूम फिर के आएंगे तो विषय वही है, जहां जिसका आज कांग्रेस के अंदर जहां जिसका दाव लग रहा है वो वहां पर अपने दाव को वो कर रहा है। और जहां तक एक पार्टी के लिए नेतृत्व की जरूरत होती है वो कांग्रेस के अंदर दिख नहीं रही है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जो ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसका इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मोदी जी के पहले तक भी आप भी देखें तो लगभग स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही थी। मैं इस पे बात नहीं कर रहा, ऐसी तस्वीरें वहां से दिखती थी। ठीक है, इसको एक फेज माना जाए। खैर, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए आपको तो लगेगा ही कि नेतृत्व विहीन पार्टी है, और आप ये प्रचार भी करेंगे नेतृत्व विहीन पार्टी है, तभी वहां से लोग आपके पास आएंगे। खैर, लेकिन अजय जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक 130 साल पुरानी पार्टी आज इस दौर में है कि पार्टी के विधायक, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ये कहते हैं कि 3 साल से, ये तो इरफान साहब जो कह रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है, ये कि कह रहे हैं कि 3 साल से मैं राहुल गांधी से मिलना चाह रहा हूं और मिलने नहीं दिया जाता है। देखिए, शायद मुझे वो इरफान साहब की इस बात को सुनने के बाद और जो जिस तरह की बातें आई हैं, मुझे वो याद आता है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, युवराज
तो शायद यानी कि आप यदि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं और एक नेता हैं तो आपसे मिला जा सकता है, लेकिन एक युवराज से या किसी शाही खानदान के परिवार से मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो ये वही पैटर्न दिखाई दे रहा है कि आप युवराज हैं, यानी आपको जो युवराज कहा गया इसका मतलब ये वही बात है। तो मतलब 130 साल पुरानी पार्टी में आज बिल्कुल रस्ट लग गया है कि लोग अपने बड़े नेताओं को सेकंड लाइन इमर्ज करने नहीं देना चाहते हैं, और जो इमर्ज करता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। खैर, इरफान अंसारी साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। इरफान साहब, मैं जरा आपसे एक सवाल समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो कहा, एक बड़ी बात कही एपीएन पर आपने, तो मैं जरा इसके एक आगे की तस्वीर समझना चाहता हूं कि आपको कब लगा ऐसा, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव के दरमियान आप कार्यकारी अध्यक्ष थे, आपको बागडोर सौंपी गई थी, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। आपको कब लगा कि प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह साहब जो है एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं, जहां पार्टी के लोगों से, संगठन के लोगों से बात ही नहीं किया जा रहा है, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं और अपने हिसाब से चीजें दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा कब लगा आपको? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात है नहीं। और जिस तरह से मीडिया में जो मैं बात सुन रहा हूँ आप लोगों का जी, आरपीएन सिंह भी कांग्रेसी हैं, मैं भी कांग्रेसी हूँ, लेकिन थोड़ा सा होता है, पार्टी में है तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग मिल बैठ के इसको रास्ता निकालने का काम करेंगे। लेकिन जो अभी राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट दिया गया वो गलत है, और इसका मैं विरोध कर रहा था। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप किसी दबाव में हैं क्या इरफान साहब? अभी तक तो आप खुलकर विरोध कर रहे थे, अब आपकी आवाज में थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है। नहीं, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार एक ही बात को कितना, अब तो कैंडिडेट दे दिया गया, पार्टी की बदनामी होगी, मीडिया में हम लोग रख रहे हैं, 10 लोग मजा ले रहे होंगे। नहीं, सवाल ये क्या कि जब आपको मिलने नहीं दिया जाता है, आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, पार्टी सुप्रीमो से मिलना चाहते हैं, सोनिया जी से मिलना चाहते हैं, आपको मिलने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आपके पास रास्ता क्या बचता है? मीडिया ही रास्ता बचता है जहां कि आप अपनी बात एक मंच पे रखें। देखिए इरफान जी, आपने एक बहुत बड़ा सेंटेंस कहा। अजय जी, जरा मैं इरफान जी को जरा सुन लूं, जरा तस्वीरें इनकी साफ कर लूं। जी इरफान साहब, एक चैनल, आपका चैनल जो माध्यम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और मैं आपकी स्टूडियो में आऊंगा और मैं मिल के बात करूंगा, जो बातें हैं और मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है मेरी, जो हमारे प्रभारी हैं उनसे थोड़ी नाराजगी थी मेरी और है, मैं उनसे ही बात करूंगा। और अपने आरपीएन सिंह से नाराजगी है आपकी, ये मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं? ये बिल्कुल नाराजगी है कि झारखंड हमारा है, झारखंड कांग्रेस हमारा है, और आप आए हैं उत्तर प्रदेश से, आपका राय यहाँ, आप यहाँ सिनेरियो समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, किनसे हमको लाभ होगा, किनसे लाभ नहीं होगा। हमारे सीनियर है सुबोध कांत सहाय जी, उनके पास भी काफी पोटेंशियल है, उनको भी आगे करना चाहिए था, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, सारे सीनियर को। अच्छा इरफान साहब एक चीज बताइए कि आपको लगता है, क्योंकि 20 साल का जो इतिहास है झारखंड का, ये तस्वीर ऐसी दिखी है, बिरसा मुंडा कारावास इस चीज का गवाह भी है, आपको लगता है कि इस बार भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे ले दे करके टिकट लिए जाते हैं? मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं बतौर एक विधायक, बतौर एक कांग्रेसी नेता मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कैंडिडेट खड़ा, अभी जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो बिल्कुल गरीब लड़का है, वो कहां से हॉर्स ट्रेडिंग करेगा? ये तो केवल, फिर वजह क्या हो सकती है? मैं वही समझना चाह रहा हूं, फिर वजह क्या? तब तो आपको भी साथ देना चाहिए, आपको पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट दिया गया, फिर आपको भी साथ देना चाहिए। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, लेकिन हम लोग जीतने के कगार पर नहीं है। एक तबका को नाखुश किया आपने, उसको इस्तेमाल किया मीडिया के सामने, आपने समाज के सामने, इसका विरोध है मेरा। और मैं आ रहा हूं, मैं दिल्ली आ रहा हूं, मैं आपके स्टूडियो भी आऊंगा। झारखंड का सिनेरियो अलग है। मैंने कहा था कि जो कमिटमेंट हुआ था लोकसभा के चुनाव में, आपने जिनका टिकट काटा उनको आपको राज्यसभा भेजना चाहिए जी, आपने उनको नहीं भेजा। अपने निजी लड़ाई के कारण आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया कि बिल्कुल नासमझ राजनीति में, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ। अब नेग्लेक्ट करने का काम क्या है हमारे प्रभारी ने? आप जो है प्रभारी की योग्यता और आकलन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उन्होंने एक नासमझ व्यक्ति को टिकट दे दिया, तो यानी कि, और जो प्रभारी को चुना आपकी पार्टी ने,
जिस जो ऊपर से पूरी जो हियारकी है आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, यानी कि आपने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वहां पर सवालों के घेरे में नासमझ लोग हैं और पार्टी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल धुरंधर हैं सारे नासमझ लोग हैं, उनको नहीं पता किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। नहीं, तो देखिए, यानी कि ऐसी बात नहीं है। 130 साल देखिए, पुरानी पार्टी जो इस देश के अंदर बोलने दिया जाए। ठीक है अजय जी। जी जी हाँ जी, इरफान साहब अब जवाब दीजिए अजय जी के नहीं, सवाल। देखिए ऐसा है, हमारे भाई जो बात कर रहे हैं वो आकलन कर रहे हैं, ऐसी आकलन नहीं है। मेरी जो नाराजगी बिल्कुल है, मैं पार्टी फोरम में जाके बात में रखूंगा और मैं आपकी स्टूडियो में आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत मेरा एक सवाल और है इरफान जी आपसे। जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि हम अपनी आंखों के सामने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इसका क्या मैं मतलब समझूं एज ए पत्रकार, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही मुझे ये जो है संजीदा सा आपका आरोप लगा। नहीं, देखिए मैं ये कर रहा हूँ, देखिए पार्टी से आप जिस पार्टी में हैं, मान ली मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मेरे आंखों के सामने पार्टी कमजोर हो और पार्टी के सामने अहित हो तो इसका मैं विरोध करूंगा। पार्टी से जुड़ाव है, पार्टी से लगाव है, इस परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी बात को कहा था आपको। तो ऐसी अब कोई बात हमको लग नहीं रही है। अब हम लोग देखते हैं चुनाव में मतलब आपको एहसास हो रहा है कि पार्टी का अहित हो रहा है? देखिए जो बातें मीडिया फोरम में हम आ रहे हैं, मीडिया फोरम में हमको नहीं रखना चाहिए सब बातें। चलिए ठीक है, नाराजगी था, हम नाराज थे, एकदम बात रखेंगे आला कमान से। मैंने कहा आपकी स्टूडियो में मैं आऊंगा, आपके जो जी आपका स्वागत रहेगा इरफान साहब। मैं आऊंगा और जो भी पूछना है मैं बताऊंगा आपको, मुझे मिलने दिए राहुल जी। जी जी पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत है, याद रखिए। ठीक है। समय की कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो बड़ा सवाल यही इस वक्त कि देश की राजनीति में जो राज्यसभा चुनाव अभी हो रहे हैं, इसमें हर कोई एक दूसरे पर पाले में डालने की कोशिश कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसी के पीछे हॉर्स ट्रेडिंग का भी खेल होता है, भ्रष्टाचार का भी खेल होता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही है। तो क्या इस बार का ये जो चुनाव है, क्या ऐसी तस्वीर बदलेगी इस बार? तो मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए एपीएन देखते रहिए आप। नमस्कार।